So student, after the concept of area vector, now we will study about a new topic, that is electric flux. अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अबाउट स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेहद इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके नीचे ई लगा देंगे। इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि अभी सिंपली फाई से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आना है, तो वहाँ पे भी दोनों जगह सेम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स में हम यहाँ पे फाई सबस्क्रिप्ट एम लिख देंगे, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। सो बेटा ये जो फ्लक्स वर्ड है, बेसिकली ये जो वर्ड है फ्लक्स, इसका मतलब क्या होता है? टू फ्लो, लैटिन वर्ड है। और इलेक्ट्रिक वर्ड किससे रिप्रेजेंट करता है, किससे निकला है? इलेक्ट्रिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो होना है थ्रू ए सरफेस एरिया। किसी एक सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, देन दे विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओके, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका क्या होता है बेटा? सपोज करो कि ये आपके पास में कोई एक सरफेस है। ओके, सपोज करो कोई सरफेस है और इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। ओके, सो एक बात बताओ, ये सरफेस ऐसे है, एक प्लेन है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो ये फील्ड लाइन कितने के एंगल पे पास कर रही है? 90 के एंगल पे। तो जब किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री के एंगल पे पास करेगी, देन वी विल से दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम अब कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है। आप ऐसे दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। इनको बीच में से कट दिखा देते हैं, दिखाना चाहो तो। इट मीन एंटर कर रही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है? एग्जिट कर रही है। तो इस सरफेस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने कितना एंगल बनाया हुआ है? 90। कितना एंगल? 90। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से 90 के एंगल से पास करती है तो वो क्या क्रिएट करेगी? फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेसिकली इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इट इज total number of electric field line या electric line of force passing through a given surface area। आपके पास कोई भी एक सरफेस गिवन है, passing through a given surface area परपेंडिकुलरली, या आप इसको लिख दो नॉर्मली। मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली नहीं, वो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली जो पास कर रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जस्ट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और बस कंडीशन ये है कि वो किसी सरफेस से कैसे पास करनी चाहिए? नॉर्मली। ओके, सो इट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब बेटा हम इसकी डेफिनेशन को भी स्टडी करेंगे। चलो डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेशन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हम इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे,
इसका डेफिनेशन क्या कहता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जब भी किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहां से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। आर यू गेटिंग? याद हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। क्यों बनी ये डेफिनेशन वो भी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। इसको सोल्व करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई ए, डॉट को हटाएंगे तो ई ए कोस थीटा आ जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये जो थीटा एंगल होता है ये किस किस के बीच का एंगल होता है, यहाँ पे नोट करेंगे। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हम एरिया वेक्टर को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एस अरोड़ा बुक आप जो स्टडी करते हो उसमें भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख लो। फाई क्या होती है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। एस क्या चीज है, एरिया वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेटा हम इस थीटा एंगल को देखेंगे, ये थीटा एंगल कैसे रहता है। ओके, सो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कोई भी एक सीट बनाता हूँ, कोई भी एक सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, और इस सरफेस से, और ये जो सीट है इसको हमने कैसे रखा हुआ है, इस सीट को हमने रखा हुआ किसी ऐसे थीटा एंगल पे। मतलब क्या है, इस सीट को हमने बोर्ड पे ऐसे नहीं ऐसे रखा हुआ है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। देखो मेरे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर सीट है, सपोज मेरे पास क्या है, एक ये रेक्टेंगुलर सीट है, इस सीट को मैं ऐसे रख सकता हूँ एक तो, ठीक है, बोर्ड पे परपेंडिकुलर रख दूंगा, अदरवाइज मैं इसको टिल्ट करके भी तो ऐसे रख सकता हूँ। तो ये जो सिचुएशन है, इस पे मैंने इस रेक्टेंगुलर सीट को ऐसे टिल्ट करके रखा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है, इस सीट में से क्या पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। ओके, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और अब एक बात बताओ बेटा, ये मेरे पास सीट है, ठीक है, इस सीट पे मेरे को एरिया वेक्टर बनाना हो, ये रेक्टेंगुलर सीट है ऐसी रखी होती तो इस पे एरिया वेक्टर कैसे बनता, यूं बनता। अब मैं इसको टिल्ट करके रखूंगा तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि एरिया वेक्टर तो क्या इस सरफेस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। जब ये सरफेस ऐसा ऐसे था तो एरिया वेक्टर यूं था, जब ये सरफेस टिल्ट करेगा तो एरिया वेक्टर भी क्या करेगा, टिल्ट करेगा। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आ जाएगा, सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ पे भी एन पॉइंट है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, यहाँ पे जब मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगा तो वो सॉरी इस पे जो एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो बाहर की तरफ कोई लाइन आएगी, तो एरिया वेक्टर क्या है, एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये किसकी डायरेक्टर, ये है एरिया एन कैप है ये, और किसकी डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की। ओके, तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल बनेगा क्या, डेफिनेटली बनेगा, एन कैप ऑफ एस वेक्टर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है थीटा। ओके, सो ये बेहद ही इजी कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई एस कोस थीटा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे कोस थीटा क्यों लिया, डॉट प्रोडक्ट ही क्यों ली, उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक दो स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं इसके, ठीक है, स्पेशल केसेस, ठीक है बेटा। क्या है कि यहाँ पे सिचुएशन फर्स्ट है, सिचुएशन फर्स्ट में क्या है, आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ये रेड कलर से मैंने क्या दिखा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। ओके, और मेरे पास एक सीट है, उसको मैंने ठीक कैसे रखा हुआ है, मतलब ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास करेगी ना बेटा,
कितने एंगल पे पास करेगी, मतलब परपेंडिकुलरली पास करेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट भाई। इस सीट को मैं यहाँ पे रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ऐसे इसमें से पास करके आगे निकल जाएगी। ओके, सो इस केस में मैंने जो सीट है वो मैं रेक्टेंगुलर सीट दिखा रहा हूं इस तरीके से। रेक्टेंगुलर सीट मैंने ऐसे रखी हुई है। ओके, और इस रेक्टेंगुलर सीट का एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनेगा, n कैप ऑफ s वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, n कैप ऑफ s। मतलब थीटा कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, कितना रहेगा, 0 डिग्री। बेटा देखो, ये रेक्टेंगुलर सरफेस था, रेक्टेंगुलर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच एंगल 90 का है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करके उधर चली गई और एरिया वेक्टर का, इसका क्या, एरिया वेक्टर इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है, बट मैं बाय डिफॉल्ट यही ले रहा हूं। ठीक है, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वही हो जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो उस केस में थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री रहेगा तो अब मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स कितना बनेगा, तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट S वेक्टर या ES कोस थीटा। तो यहाँ पे ES कोस थीटा, थीटा कितना, 0 डिग्री, और आपको पता है कोस 0 कितना होता है, +1, तो फ्लक्स आपका आ गया प्लस ES। मतलब इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, प्लस ES या पॉजिटिव फ्लक्स, यहाँ पे हमें मिला पॉजिटिव फ्लक्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो उस केस में जो फ्लक्स मिलेगा वो हमें मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिली, E इंटू S। E और S का क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। फिर दूसरी सिचुएशन हमारे पास एक और भी हो सकती है, वो दूसरी सिचुएशन क्या रहेगी बेटा, क्या देख सकते हो, मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट की और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक मैंने सरफेस दिखाया, सेम सरफेस जैसे पहले बनाया था वैसे वही सेम सरफेस है। ओके, सो मींस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और मैंने क्या किया, इनके पाथ में एक सीट रख दी है। तो एक बात बताओ, इस सीट और इस रेक्टेंगुलर सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल तो 90 डिग्री का है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, सीट में से पास कर रही है। ओके, सब एक बात बताओ, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस सरफेस पे एरिया वेक्टर किस किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर होता है, ये केस हमने स्टडी कर लिया। अब मैं एरिया वेक्टर जब इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने पहले तो इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया था, जो डायरेक्शन सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन थी उसी की डायरेक्शन में मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा था, तो मेरा जो फ्लक्स आया वो पॉजिटिव आया। अब क्या है, अब मैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे सीट में से पास करिए, एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इस सरफेस पे, तो ये वाला जो सरफेस है ऐसे फील्ड लाइन के ऐसे पाथ में रखा हुआ है, एरिया वेक्टर मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा, ये मेरा दिस इज द एन कैप ऑफ एस वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है। ओके, सो आप ये देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है ई वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या है, इनके एंटी पैरेलल है, अपोजिट है, एन कैप ऑफ एस वेक्टर अपोजिट है। सो इन दिस वेरी सिचुएशन थीटा इज व्हाट, 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो मेरे को फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, दैट इज प्रेटी इजी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सो इट विल बी ES cos theta, since theta is here what, 180 degree, so phi is equal to ES cos 180, so phi is equal to ES cos 180 is nothing but -1, so electric flux will be minus ES। so यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव फ्लक्स, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, नेगेटिव।
हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन और है, वो और स्टडी करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें बेटा, डू इट फास्ट। क्या है, थर्ड केस है। थर्ड केस में हम एक और सिचुएशन देखेंगे। थर्ड स्पेशल केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। और अभी तक दोनों केसेस में हमने क्या देखा, हमारे पास जो सरफेस था, रेक्टेंगुलर प्लेन था, रेक्टेंगुलर सरफेस था, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ में ऐसे रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास करती। और हमने फ्लक्स के दोनों केस देख लिए। एरिया वेक्टर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होता है, अपोजिट में होता है, दोनों में देख लिया, एक में पॉजिटिव फ्लक्स, दूसरे में अपोजिट। अब क्या है, हमने इस ट्रांसपेरेंट शीट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ में तो रखा, बट हमने ऐसे करके रख दिया इसको इस पैटर्न में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इस रेक्टेंगुलर एलिमेंट को ऐसे रखोगे, आप इस तरीके से ऐसे रखोगे, तो उस केस में उसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा? यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एरिया वेक्टर कहां बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ? या तो एरिया वेक्टर कहां बनेगा, ऊपर की तरफ, या फिर रहेगा नीचे की तरफ। मतलब आपने क्या किया, आपने रेक्टेंगुलर शीट को इस तरीके से रख दिया। आपने ये जो रेक्टेंगुलर शीट है उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले जब हम ऐसे रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे परपेंडिकुलरली पास कर रही थी, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास में आपने परपेंडिकुलरली रखा हुआ था। लेकिन अब आपने कैसे रख दिया, यूं रख दिया, तो अब आपने इसको पैरेलली रख दिया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इस केस में, थर्ड केस में क्या रहेगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, या तो एरिया वेक्टर कहां बनेगा, ऊपर, या बनेगा नीचे। मैंने बाय डिफॉल्ट ऊपर बना दिया, इन दोनों केस में ऊपर बनाओ नीचे बनाओ एक ही बात है। तो एन कैप ऑफ ये जो एलिमेंट है इसका एरिया कितना होगा, एस होगा। एलिमेंट कितना, एरिया कितना, एस। तो एन कैप ऑफ एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऊपर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां है बेटा, इन दिस डायरेक्शन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो इन दिस वेरी केस, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनके बीच का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। यहां पे क्या बनेगी सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी इन दिस डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, एन कैप ऑफ एस वेक्टर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में थीटा कितना बना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, दैट इज 90। मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन कितना होगा, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो फाइनली इट विल बी ई एस कोस थीटा। थीटा कितना है, 90 है, तो कोस 90 मैंने सीधा लिख दिया। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फ्लक्स यहाँ पे कितना, 0। बेटा एक बात बताओ, फ्लक्स कब बनता है, जब किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही थी और मैं इस एलिमेंट को ऐसे रख रहा था, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच पाथ में इसको ऐसे रखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर और नीचे से चली जाएगी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। जीरो फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास ना करना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, जीरो फ्लक्स। ये कंडीशन क्या है, जीरो फ्लक्स। व्हाट डज इट मीन, इट मीन देयर नो इलेक्ट्रिक line of force या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is passing through this very surface। अब एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन में नीचे की तरफ ले लेता तो क्या होता है, ये थीटा अगेन फिर 90 हो जाता, तब भी फ्लक्स कितना होता, 0। ये तो बेटा बेसिकली क्या है, तीनों स्पेशल केस है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब इसके बाद में हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्या है, अब यहां पे हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी एक एनालॉजी डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, और यहाँ पे भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, दोनों जगह 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और
इस वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा दिखा देता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है, एरिया सेम है। मतलब देखो दोनों जगह, मतलब ये भी एरिया और ये दोनों एरिया जिस रीजन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करी दोनों का एरिया सेम है। इस वाले केस में भी एरिया कितना है ए, इस वाले केस में भी एरिया कितना है ए। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो मैं यूं यहाँ पे कह सकता हूँ ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मोर। क्योंकि जब मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी किसी जगह पे ज्यादा हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा, तो इस वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इस वाले जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेस है। इन दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करिए तो अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ फ्लक्स कितना है और यहाँ फ्लक्स कितना है, इन दोनों सिचुएशन में मतलब क्या है, यहाँ फ्लक्स ज्यादा है या यहाँ फ्लक्स ज्यादा है। बेटा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास करना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स रहेगा मोर और यहाँ पे फ्लक्स रहेगा लेस। वैसे भी आप देख सकते हो बाय डेफिनेशन, आपने क्या देखा था, बाय डेफिनेशन क्या था, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा होगा वहां फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। मतलब क्या है, ये तो सिचुएशन हमने ये स्टडी की। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है, यहाँ पे लिख लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर देन फ्लक्स विल बी मोर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मोर। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, इफ एरिया इज मोर देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मोर, विल बी मोर। ये कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है बेटा। ठीक है, मेरे पास दो सिचुएशन है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक जैसा है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतना ही यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, दिख ही रहा है, और दोनों जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या है कि मैंने एक एलिमेंट ले रखा है, एक एलिमेंट तो ये है, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट क्या है, एक ये है। मतलब दो सरफेस है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मेरे पास कोई दो सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। देखो जैसे ऊपर एरिया सेम था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों जगह। और आपको पता है एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ पे कितना है, इस वाले केस में एरिया ऑफ दिस एलिमेंट कितना है, एरिया है यहाँ पे लेस और यहाँ पे एरिया क्या है, मोर। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू एस। एरिया को एस से रिप्रेजेंट करें, एस से दिखाओ अब एस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको पता है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया के। ठीक है, तो जब एरिया ज्यादा होगा वहां पे फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो इस वाले केस में फ्लक्स, एरिया कम है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मोर। इन दोनों चीजों का आपको पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट, हम एक और कंडीशन देखेंगे, उसमें क्या है, वाई वी टेक डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वो क्यों लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, बाय डेफिनेशन हम क्या देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई,
फाई बेसिकली क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इनके बीच में ये क्या कंपोनेंट बनता है, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ई एस कोस थीटा। बेटा आप देखो, अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो हो सकता है फ्लक्स ऐसे हो, फाई इज इक्वल टू एरिया वेक्टर का कोसाइन कंपोनेंट हो एस कोस थीटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और दूसरी सिचुएशन कैसी है, देखो एक सिचुएशन तो ये बन रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फाई ई फाई ई फाई ई ऐसे लिख दो। और दूसरी सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे भी हो सकता है ई कोस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोसाइन कंपोनेंट इनटू एरिया वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दोनों सिचुएशन बन सकती है ना, हम वो स्टडी करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि डॉट ही क्यों लेते हैं, ठीक है। और फिर ये भी बताऊंगा कि क्रॉस क्यों नहीं लेते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, ठीक है। देखो एक तो अभी तक जो हमने स्टडी किया वो क्या था, यहाँ पे आप लिख दो वी नो। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करवाया हुआ था, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कोई सरफेस रख देते हैं। मतलब आपको ये वही पुराने वाला केस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, इसके परपेंडिकुलर कोई सरफेस रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करेगी, एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो थीटा कितना हो जाता है 0। तो मतलब इस केस में क्या है, एरिया वेक्टर एन कैप ऑफ एस वेक्टर यही हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, थीटा यहाँ पे कितना बना था 0। तो हमने यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट किया था ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और फाइनली क्या बना था ई एस कोस 0 1, तो फ्लक्स हमारा आ गया था ई एस, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है सिचुएशन, अब क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है इस तरीके से, सॉरी आपके पास में ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, क्या चीज है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। और ये बोर्ड पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकता ना, इस तरीके से मैंने इसको ऐसे दिखाया है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, बोर्ड पे परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक तो ऐसे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलरली पास कर सकती है, लेकिन ऐसे नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे यूं पास कर रही है किसी थीटा एंगल पे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सरफेस ऐसी है, रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सिचुएशन तो ये थी ऐसे पास कर सकती थी परपेंडिकुलरली, लेकिन नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही टेढ़ी होके पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, यूं पास कर रही है, यूं पास कर रही है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास कर रही है। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे किसी इस रेक्टेंगुलर सरफेस के साथ थीटा एंगल बना के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। मतलब क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसका एरिया वेक्टर, देखो ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ऐसे है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, यूं बनेगा ना बेटा। मतलब इसका एरिया वेक्टर तो क्या बनेगा, ये एन कैप एस वेक्टर, ये यू गेटिंग माय पॉइंट। इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं पास कर रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है। और अब एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना, थीटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बना, थीटा। सो मैं आपसे सिंपली एक चीज पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कौन सी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं ना। एक कंपोनेंट तो बनेगा ई कोस थीटा, एक बनेगा ई साइन थीटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो सिमिलरली भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी को भी आप कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। तो इसका एक कंपोनेंट तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा, कौन सा बनेगा, ई कोस थीटा, और एक बनेगा ई साइन थीटा।
बेटा अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, फ्लक्स क्रिएट करने का काम ई कोस थीटा करेगा, फ्लक्स क्रिएट करने का काम ई कोस थीटा करेगा या ई साइन थीटा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये रेक्टेंगुलर ये जो सरफेस है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही थी, इसका एक कंपोनेंट आपने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, तो कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद में इस ई का तो काम ही खत्म हो गया, अब इसके कंपोनेंट का काम है, तो कंपोनेंट कौन सा पास होगा परपेंडिकुलरली, ई कोस थीटा वाला पास होगा या ई साइन थीटा वाला? That is pretty clear, crystal clear. E cos थीटा वाला क्या है, इसको रेक्टेंगुलर एलिमेंट से 90 के एंगल पे पास होगा, और जब जो कंपोनेंट 90 के एंगल पे पास होता है वही क्या क्रिएट करेगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए E cos थीटा क्या है, क्रिएट करने का काम करेगा। तो आपको पता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना क्या रहता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ई कोस थीटा, और एरिया कितना है, ये जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट है जिसमें से फील्ड लाइन पास करे उसका एरिया कितना है, एस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, वो आ जाएगा ई कोस थीटा इनटू एस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ई कोस थीटा इनटू एस। ये हमने हमारा ये वाला सिचुएशन आ गई है ये, ठीक है, हमने ये ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ई कोस थीटा इनटू एस भी लिख सकते हैं, और अगले केस में देखेंगे ई इनटू एस कोस थीटा कैसे होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई कोस थीटा इनटू एस है, तो मतलब बात क्या है, इसको कैसे लिख देंगे, ई एस कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसे डॉट प्रोडक्ट आता है। साइन का, अब एक बात बताओ, साइन का कंपोनेंट तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये तो पास ही नहीं हो रहा था, ये कैसे साइन कंपोनेंट कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करने में तो कोसाइन कंपोनेंट हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, क्या है अब हमारे पास, देखो पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूं था, ठीक है, लास्ट वाले केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया हुआ था थीटा एंगल पे, ये उसके किसी भी एलिमेंट के साथ। अब एक बात बताओ, हमारे पास अब सिचुएशन क्या है, एलिमेंट हमने ऐसे रखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सपोज करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक बात बताओ, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ में ऐसे रख सकता था, ठीक है। अब मैंने इस एलिमेंट को है ना ऐसे नहीं रखा है, परपेंडिकुलरली नहीं रखा है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी है, इस एलिमेंट की ओरिएंटेशन चेंज कर दी है। देखो एक बात बताओ, इस एलिमेंट को मैं ऐसे ही रखता तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनता, यूं बनता, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये बन गई ना, ये सारी की सारी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पाथ में परपेंडिकुलरली रखता तो एरिया वेक्टर भी ऐसे बनता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इस एरिया एलिमेंट की ओरिएंटेशन चेंज कर दी, ऐसे रख दिया मैंने इसको। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इसको टिल्ट कर दिया एरिया एलिमेंट को, एरिया एलिमेंट को मैंने कैसे टिल्ट कर दिया, ऐसे टिल्ट कर दिया बेटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। जब एरिया एलिमेंट को मैं ऐसे टिल्ट करूंगा तो उसका एरिया वेक्टर भी तो क्या है, टिल्ट हो जाएगा। अब 90 का एंगल ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा, मतलब इसका एरिया वेक्टर देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ ही दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ दिखाओ, कहीं पे भी दिखाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में कोई ना कोई एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, n कैप ऑफ s वेक्टर। s वेक्टर क्या है, इसका एरिया एलिमेंट का। सो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वो थीटा। अब एक बात बताओ, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का हमें प्रोडक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है। अब एक बात बताओ बेटा, आपको पता है किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास होगी, ठीक है, तभी तो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा।
अब मैं क्या करूंगा, ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट, जो एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना आ गया, एस कोस थीटा, एक क्या है ऊपर की तरफ चला गया एस साइन थीटा, क्या बन गया बेटा, एस साइन थीटा। अब एक बात बताओ, जो एरिया वेक्टर में से सॉरी, जो इस इलेक्ट्रिक इस एलिमेंट में से, इस एलिमेंट का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स क्रिएट करेगा, एस कोस थीटा करेगा या एस साइन थीटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल में जो कंपोनेंट होता है एरिया वेक्टर का, वो ही फ्लक्स क्रिएट करवाता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आप पहले वाली सिचुएशन याद करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थी और इनके पाथ में परपेंडिकुलरली हमने एरिया एलिमेंट रखा हुआ था, ऐसे एरिया एलिमेंट रखा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो इस वाले केस में ही तो फ्लक्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई आएगा, और एरिया का कौन सा कंपोनेंट, एस कोस थीटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या है, सिमिलरली यहाँ पे इसको हम क्या लिख पाएंगे, ई एस कोस थीटा, और अब रिवर्स ऑर्डर में चले, हम इसको क्या लिख देंगे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि हम डॉट प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, मतलब ये प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। जस्ट मैंने बताया कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, इसीलिए हम क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डॉट प्रोडक्ट वाला पैटर्न में लिखते हैं। मतलब फ्लक्स क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कभी भी एग्जाम में, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बेहद जरूरी है। ओके, सो बेटा यहाँ पे लिखो, आपके पास में नोट 2, ये काफ़ी यूज होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है, कई डेरिवेशन करेंगे तो हम इसी फॉर्मेट को यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपको ये तो पता ही है, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो सिचुएशन कैसी रहती है, आपके पास में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहाँ पे कोई एक एलिमेंट रखा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, इसके पाथ में कोई एलिमेंट है, हो सकता है वो परपेंडिकुलर भी हो, किसी थीटा भी एंगल पे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना हो तो क्या रहता है फॉर्मूला आपका, ई एस कोस थीटा, ठीक है। ये एलिमेंट परपेंडिकुलर भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ में और किसी थीटा एंगल पे भी, लेकिन फॉर्मूला क्या रहता है, ई एस कोस थीटा, अभी हमने देखा। बट अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि बेटा मान लो कि कई बार हमें ऐसी सिचुएशन, ये यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे फॉर लार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हमें लार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कई बार क्या है, हमें पता है हमारे पास सिचुएशन कैसी होगी, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे हमने कोई एक एलिमेंट रखा हुआ है जिस एलिमेंट का एरिया कितना एस है। बट हमें बाय डिफॉल्ट क्या है, मान लो कि एक छोटा सा एरिया स्टडी करना हो, मतलब ये पूरे एरिया एलिमेंट है, पूरे एलिमेंट का एरिया एस था और ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये क्या है, डीएस। डीएस क्या चीज है, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। बेटा ये जो पूरी जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट था, मान लो इसका एरिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस छोटे से एलिमेंट का कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो ये डीएस इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया है। अब एक छोटे से पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है, स्मॉल, बहुत कम क्वांटिटी में पास करेगी, तो उस केस में फ्लक्स भी कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, इफ electric flux becomes small, if electric flux become small, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल बनता है तो जैसे फॉर एग्जांपल डी फाई, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई है और कितने कम एरिया में से पास कर रही है, ठीक है,
तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऐसे भी लिख देंगे। तो स्मॉल एरिया होने के कारण क्या है, जो फ्लक्स भी क्या बनेगा, वो स्मॉल बनेगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, डी फाई को क्या लिख देंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, मतलब स्मॉल एरिया तो स्मॉल फ्लक्स। बस ये सिंपल सी बात और कुछ नहीं है। इसको आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट ds देख रहे हो, इसका भी कोई ना कोई एरिया वेक्टर बनेगा। सपोज करो इस डायरेक्शन में बना है n कैप ऑफ ds वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा। ये हो गया। मतलब क्या है, माल नया है, मतलब माल तो पुराना है, पैकिंग नहीं है, ठीक है, मतलब स्मॉल वाले केस में। तो कई बार आपको ये भी पैटर्न यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करो, तो आपके माइंड में दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, और दूसरा आपके माइंड में ये भी होना चाहिए, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। कई बार हमारे पास एक लार्ज सरफेस होगा, हम उसका स्मॉल सरफेस लेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले याद है ना अच्छे से, ठीक है। फिर आपके पास में ये गिवन हो, ये वाला गिवन हो, तो आप इससे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी फाई को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब ये हम कब करेंगे, फॉर टोटल फ्लक्स, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और ये जो क्लोज इंटीग्रल करते हैं, क्लोज सरफेस लेंगे हम, क्या लेंगे, क्लोज सरफेस। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, फाई, आप इसको लिख दोगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, ठीक है। और आप ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, ये वाला, ये फॉर्मूले याद है तो न्यूमेरिकल भी कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या रहने वाली है, फ्लक्स का फॉर्मूला तो आप बता दोगे, फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, ई इंटू एस, ठीक है। यूनिट निकाल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो यूनिट तो ई एस कोस थीटा। तो फ्लक्स की यूनिट निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट निकाल लेंगे हम, बस एसआई की बात करेंगे। एरिया की कितनी होगी, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट आपकी क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होगी। आपसे पूछे डायमेंशन फ्लक्स के क्या होंगे, ई इंटू एस के जो डायमेंशन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को एफ बाई क्यू लिख दो, एरिया को एस लिख दो, ठीक है। फोर्स के डायमेंशन याद ही है आपको, एम एल टी माइनस 2। चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं, 80, एरिया के क्या होते हैं, एल स्क्वायर, ठीक है। इसको और फर्दर सोल्व करो तो ये बन जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3, एम एल क्यूब टी माइनस 2, ये आ जाएगा ए टी, और सोल्व करो फर्दर, एम एल 3 टी की पावर माइनस 2, तो एक और माइनस 3 हो जाएगा टी ऊपर जाके, और ए माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट। सो बेटा कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी फील नहीं होगी। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, होपफुली यू एंजॉयड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में गोज लॉ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।